बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। और अब तो जो आपके स्कूल्स हैं वो भी ओपन हो गए हैं। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना जो शुरू किए हुआ सिलसिला फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री का फॉर द क्लास 9th उर्दू मीडियम पंजाब बोर्ड्स। चैप्टर नंबर 4 हम लोग पहुंच चुके हैं फ़िज़िक्स की, जिसका नाम है फोर्सेस के घुमाने का असर। इसमें हम टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे, कपल के बारे में पढ़ेंगे, जो इस तरह की चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो टॉपिक के अंदर चलते हैं। जैसे मैंने बताया इसमें टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस है, जिसमें लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस पढ़ेंगे। उसके बाद मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह फोर्स मूव कर रही होती है, जैसे आपको दरवाज़ा खोलते हैं और उसका वो दबाते हैं जो साइड पे होता है वो राउंड, तो वो एक टॉर्क जो है उसको कहा जाता है। फिर रोज़मर्रा ज़िंदगी के हवाले से जो फोर्स के घुमाने के असर की तशरीह करें, कुछ जो है वो डेली लाइफ एग्जांपल्स बतानी है। उसके बाद मास ऑफ ग्रेविटी क्या होता है किसी भी चीज़ का, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी जिस्म का वो क्या होता है, कपल क्या होता है उसकी तारीफ करनी है। इक्विलिब्रियम उसके बाद आखिर में हमारा टॉपिक है, और उसके बाद जो इक्विलिब्रियम की इकसाम है वो बतानी है। सबसे पहले जनाब हम शुरू कर देते हैं जी इसके एमसीक्यूज रूटीन के मुताबिक। दिए गए मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। दो मसावी लेकिन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन मुख्तलिफ हुआ है, वो क्या पैदा करती हैं, वो कपल पैदा करती हैं। यही उसकी डेफिनेशन भी है। एक किताब के मुताबिक मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ, इसलिए वो किताब में ये वाला आगे लिखा था तो फिर मैंने उस तरह सेम आगे लिख दिया इसके ऑप्शन। उसके बाद दूसरा एमसीक्यूज है हेड टू टेल रूल से वेक्टर्स की तादाद जिन्हें जमा किया जा सकता है वो क्या है, वो कोई भी तादाद है जो जमा की जा सकती है। किसी वेक्टर के अमूदी कंपोनेंट्स की तादाद 2 होती है। अमूदी यानी वर्टिकल की बात हो रही है। और 10 न्यूटन की एक फोर्स अगर एक्स एक्सेस के साथ 30 डिग्री का जाविया बनाती है, तो इस फोर्स का जो उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, 8.79 न्यूटन होगा। यह अभी हम थोड़ी देर बाद कुछ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं और वहाँ पर आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि ये किस तरह जवाब आता है। एक कपल अमल में आता है, ऑप्शन नंबर डी, एक ही लाइन में अमल ना करने वाली दो मसावी और मुखालिफ फोर्सेस की मदद से। 5 एमसीक्यूज हो गए। छठा एमसीक्यू है, एक जिस्म डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है जब इसकी स्पीड यूनिफॉर्म होती है, इसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक जिस्म न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होता है अगर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी बुलंदी बरकरार रखता है अगर इसे अपनी जगह से हिलाया जाए तो। और रेसिंग कार मुतवाज़न बनाई जाती हैं। क्यों बनाई जाती हैं, इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो नीचे करके, इनका नीचे वाला हिस्सा बहुत हैवी होता है, ऊपर वाला लाइट होता है। इस तरह वो रोड के ऊपर जो है ना वो बिल्कुल वो जिसको कहते हैं ना फप के चलती हैं, तो इस तरह उसकी वजह होती है। 8 एमसीक्यूज पूरे हो गए। मंदरजा झैल की तारीफ करें। कुछ सवाल जो है वो किताब के अंदर से है और कुछ सवाल जो है वो मैंने खुद अलग लिख दी, आपको मैं दिखा देता हूँ जो है। ये जो पहला सवाल है इसका किताब के अंदर एग्जैक्ट जवाब जगह जगह मिक्स अप है, इसलिए मैं इसको इकट्ठा करके आपको दिखा रहा हूँ। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, सेंटर ऑफ मास क्या है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार हो जाएं या कॉपी पेंसिल निकाल लें और लिखने के लिए तैयार हो जाएं। मैं इसका साइज़ बड़ा कर रहा हूँ तो आपके आसानी से आपको नज़र आ जाए। सबसे पहले जनाब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। रिजल्टेंट वेक्टर एक सिंगल वेक्टर होता है जो वैसा असर रखता है जैसे तमाम वेक्टर्स को जमा करके हासिल किया जाता है। यानी अगर किसी जिस्म पर लगने वाली मुख्तलिफ फोर्सेस को जमा किया जाए तो इसे रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस कहा जाता है। टॉर्क क्या होता है, फोर्सेस के घूमने का जो असर है वो टॉर्क कहलाता है। इसे लतीनी ज़ुबान के टी से जाहिर किया जाता है। इसका फार्मूला है T=R मल्टीप्लाई बाय फोर्स, और इसका जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर है, NM। दो डेफिनेशन होगी सवाल नंबर 1 की। तीसरी डेफिनेशन है व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां लगाएगी फोर्सेस सिस्टम को बगैर किसी रोटेशन के हरकत में लाने का सबब बनती है। इसको
सेंटर ऑफ मास कहा जाता है। मास आपको पता है वज़न होता है मास। जब हम कहते हैं कि हमारा वज़न 50 किलो है तो वो असल में जो केजी है वो वेट नहीं है, वो मास होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? किसी भी जिस्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहाँ किसी भी जिस्म का वज़न वर्टिकली नीचे की तरफ अमल करे। हम में से हर इंसान, हर चीज़ जो आपको नज़र आ रही है फिजिकली, उसका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है जहाँ सबसे ज़्यादा जो कशिश शक्ल है वो असरकारी है, तो उसको खींच रही होती है। अगला जो सवाल है जी वो मेरा ख्याल किताब के ऊपर है, उसका दोबारा देख लेते हैं, नहीं तो फिर मैं जी देखता हूँ। सवाल नंबर 4.3 है, मुदर्रज झैल में से डिफरेंशिएट तफरीक करें लाइक और इन लाइक पैरेलल फोर्सेस। इसका जवाब पेज नंबर 86 पर मौजूद है। ये जनाब पेज 85 है और ये है पेज 86। ये होती हैं लाइक फोर्सेस और अनलाइक फोर्सेस, और ये जनाब डेफिनेशन भी लिख दें तो चलें 2 नंबर मिल जाएंगे। लाइक फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो एक दूसरे के पैरेलल और एक ही सिमत में अमल करती हैं। ये इस तरह नीचे आ जाएं तो अनलाइक फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो एक दूसरे के पैरेलल मगर मुखालफ सिमत में अमल करती हैं, होती मुतवाज़ी हैं मगर मुखालफ सिमत में। ये साथ डायग्राम बनाना है, और ये जनाब जो एक ही सिमत में अमल करती हैं वो आपका लाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं। और ये जो आपकी ये वो सीसा जो सबसे बड़ी इसकी एग्जाम्पल। अगला जो इसका क्वेश्चन है जी वो है टॉर्क क्या होता है और कपल क्या होता है, पेज 98 पे और पेज नंबर 106। पेज 98 पे पहले चलते हैं जनाब। दो ऐसी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो मिकदार में बराबर यानी मसावी हों लेकिन एक लाइन में ना हो, कपल पैदा करती हैं। पेज 98 के शुरू में, और 106 पेज पे जो है इसकी डेफिनेशन है उसकी टॉर्क की। ये है जी, किसी फोर्सेस का टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स इस फोर्स का गर्दिशी असर कहलाता है। जो हमारा चैप्टर भी यही है, ये फोर्स और फोर्स के मोमेंट आर्म के हासिल ज़र के मसावी होता है। ये हो गया। अगला है कि क्याम पजीर और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ये दोनों के दोनों यहीं आपको मिल जाएंगे, बल्कि मैं तीनों आपको कराने जा रहा हूँ क्योंकि अमूमन तीनों पूछे जा सकते हैं। एक जिस्म क्याम पजीर इक्विलिब्रियम की हालत में उस वक्त होता है अगर वो मामूली सा हिलाया जाए और छोड़ने के बाद वापस अपनी पोजीशन पर वापस आ जाए, तो इसको कहते हैं क्याम पजीर या स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर क्याम पजीर पूछा गया है और न्यूट्रल पूछा गया है। जो न्यूट्रल है वो इससे आगे है। अगर किसी जिस्म को थोड़ा सा हिलाकर छोड़ने पर हर दफ़ा नई पोजीशन में ठहर जाए तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की हालत कहलाती है। अच्छा, यहाँ पर एक और 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि गैर क़याम पजीर इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो वो उसका बिल्कुल उलट है। वो ये है, अगर कोई जिस्म मामूली सा हिलाकर छोड़ने पर अपनी पहली पोजीशन पर वापस नहीं आता तो वो गैर क़याम पजीर इक्विलिब्रियम की हालत में होता है। लेकिन जो हमारा सवाल था इसमें ये वाला पॉइंट था क़याम पजीर और उसके बाद न्यूट्रल के दरमियान फ़र्क पूछा गया था। बिल्कुल ठीक हो गया, आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है मैंने ये सवाल नीचे भी लिखा हुआ है, मैं चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल मैंने यहाँ पर भी ये जो सवाल है टॉर्क और कपल का, चूँकि ये अहम सवाल है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से भी इसको याद कर सकते हैं, इसको नोट कर लें। जो फोर्स के घुमाने का असर है वो टॉर्क कहलाता है, जबकि दो मुख्तलिफ मुतवाज़ी क़ुव्वतें जिनकी अधिक कीमत बराबर हो मगर लाइन ऑफ एक्शन एक जैसा ना हो, कपल कहलाती है। टॉर्क जो है वो सिर्फ एक फोर्स के ज़ेर असर पैदा होता है, जबकि कपल दो फोर्सेस के ज़ेर असर पैदा होता है। ये है इसका सही जो सवाल 2 नंबर का खालस है, फुल्लो फुल कुल्लो कुल, वो ये है। तो बेहतर है ये वाला जो सवाल कर ले, वरना किताब के अंदर से जो मैंने बताया था पेज नंबर 98 और पेज नंबर 106 वहाँ से भी आप कर सकते हैं, वरना इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको लिख लें। मैं हमेशा कहता हूँ कि वीडियो को रोक कर कापी पेंसिल उठाएं,
जब सवाल सामने आता है उसको दोबारा वीडियो को रोकें, उसको सवाल को लिखें, खुद लिखने से आपको ठीक ठाक याद हो जाता है साथ ही। उसके बाद अगला सवाल देखा करें। अगला जो सवाल है जी उसका जवाब मेरा ख्याल है एक्सरसाइज में नहीं है, वो है अगले दोनों सवालों का जवाब एक्सरसाइज में नहीं है, 4.4 का भी और 4.5 का भी। तो ये दोनों आपको मैं करा देता हूँ। पहले 4.4, ये है जी 4.4, हेड टू टेल रोल वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट मालूम करने में किस तरह मदद करता है। वो फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम करने दो फोर्सेस मालूम करने के लिए ग्राफिकली हेड टू टेल रूल इस्तेमाल किया जाता है। इस रूल के मुताबिक पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर में जमा करने के लिए पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से मिलाया जाता है। यहाँ पर तोय का निशान भूल गया मैं। फिर पहले वेक्टर को टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से मिलाने से रिजल्टेंट वेक्टर हासिल होगा। ये दो है, ये वो नहीं है, ये थोड़ी दो है, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम करने के लिए। अगला जो सवाल है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, वो इसी से आगे है। किसी फोर्सेस को इसके अमूदी कंपोनेंट्स में किस तरह तहलील किया जा सकता है। जब किसी वेक्टर को ग्राफिकली बनाया जाता है तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक जो है वो या तो अमूदन होते हैं, जैसे आपकी किताब में उसकी शक्ल दी हुई है, या फिर वो आपके जनाब अमूदी कंपस लिख लें शक्ल के मुताबिक। ये आपका वो जो टॉपिक ऊपर था तो वहाँ पर ये टॉपिक आप देख सकते हैं, अमूदी कंपोनेंट्स में किस तरह तहलील किया जा सकता है। इसका जो तस्वीर है शायद मैं लगाना भूल गया हूँ, कल मैं दोबारा इसको ग्रुप के अंदर पेस्ट कर दूंगा कम्युनिटी वाले में, और साथ लिख भी दूंगा कि ये 4.5 का डायग्राम है, वरना ये किताब के अंदर भी बना हुआ है, आप किताब के अंदर से भी आप बना सकते हैं। अगला जो सवाल है वो है 4.6, कोई जिस्म कब इक्विलिब्रियम में होता है। मैं देखता हूँ क्या पता ये सवाल किताब के अंदर हो तो मैं वहाँ से निशान लगा लेता हूँ। अच्छा, ये किताब के अंदर भी है और मैंने लिखा हुआ भी है। पहले मैं किताब के अंदर से आपको दिखा देता हूँ। पेज नंबर 99 और पेज नंबर 101 देखें। पहले चलते हैं पेज नंबर 99, निशान मैंने लगाए हुए हैं। इक्विलिब्रियम ये है यहाँ से जी, एक जिस्म इक्विलिब्रियम की हालत में होता है अगर इस पर कोई नेट फोर्स अमल ना करे। पहले तो आपने ये बताना है, सवाल क्या दोबारा देख लेते हैं। कोई जिस्म कब इक्विलिब्रियम में होता है, बिल्कुल ठीक है, पहले ये बात बतानी है। बस कोई जिस्म अगर इक्विलिब्रियम में होता है तो वो या तो रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत कर रहा होगा, दो बातें। उसके बाद रेस्ट में पड़ा हुआ जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हरकत करता हुआ जो जिस्म है वो इक्विलिब्रियम में होता है अगर इस पर अमल करने वाला रिजल्टेंट फोर्स सिफर हो। तो अगर आप ये ऊपर वाला ना करना चाहें तो फिर डायरेक्ट यहाँ से निकालें, जो उसकी पहली शर्त है इक्विलिब्रियम की, यही असल में इसकी एग्जैक्टली डेफिनेशन भी यही है कि रेस्ट में पड़ा हुआ या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत करता हुआ जिस्म इक्विलिब्रियम में होता है अगर इस पर अमल करने वाला रिजल्टेंट फोर्स सिफर हो। किसी जिस्म को इक्विलिब्रियम में होने के लिए कुछ शराइत को पूरा करना ज़रूरी है, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो फिर ये ऊपर वाला छोड़ दें ताकि मिक्स अप ना हो जाए। यहीं से बात शुरू करें, यहाँ से शुरू करें, पहले यहाँ से लेकर हैं तक। उसके बाद इसकी दो शराइत भी बतानी, क्योंकि जवाब ये अमूमन 4 नंबर का भी आ जाता है। उसके बाद नीचे बताना है इसकी पहली शर्त क्या है। हर वो जिस्म इक्विलिब्रियम की पहली शर्त पर पूरा उतरता है अगर इस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट सिफर हो, यानी ये जनाब आप सिग्मा, ये सिग्मा इसको कहते हैं, सिग्मा एफ इक्वल टू 0। अब ज़रा दूसरी शर्त करते हैं जी। इस तरह सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 भी हो गया और सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 भी हो गया। ये तीनों नीचे पॉइंट्स लिख देने हैं। उसके बाद दूसरी शर्त कर लेते हैं, बल्कि 2 नंबर का सवाल है तो इतना बड़ा है। अगर 4 नंबर का सवाल आए तो फिर जनाब इसकी जो दूसरी शर्त है पेज नंबर 101 वाली, वो भी आपने ये वाली करनी होगी। साथ कर लें, निशान लबी से लगा लें। इसके मुताबिक अगर कोई भी जिस्म इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त पूरी करता है अगर इस पर अमल करने वाला रिजल्टेंट टार्क सिफर हो, यानी सिग्मा टार्क इक्वल टू 0, ये दूसरी शर्त है। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये जो सवाल है कुछ आपने पेज नंबर 99 से करना है इक्विलिब्रियम वाला, ये इसका यहाँ से पहले जनाब करना है रेस्ट में पड़ा हुआ यूनिफॉर्म वेलोसिटी जहाँ से लेकर हैं तक।
फिर आपने बताना है इसकी दो शराइत हैं। पहली शर्त क्या है कि वो जनाब इस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट सिफर हो, यानी सिग्मा एफ जो है वो ज़ीरो हो, या सिग्मा एफ एक्स भी ज़ीरो हो, सिग्मा एफ वाई भी ज़ीरो। बस ये लिखने के बाद यहाँ से जनाब सीधा जंप लगाकर पेज नंबर 101 पे आना है। फिर दूसरी शर्त बतानी है कि इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त पूरी उस सूरत में होती है अगर इस पर अमल करने वाला रिजल्टेंट टार्क भी ज़ीरो हो, यानी सिग्मा टार्क इक्वल टू ज़ीरो। और जनाब पक्के फुल 2 नंबर। हो सकता है बोर्ड वाला खुश होकर 20 नंबर दे आगे सिफर लगा दे भूल कर। अगर आपको ये किताब से जवाब पसंद नहीं है, हालांकि किताब से जवाब पसंद आना चाहिए, असल जवाब तो यही है, तो मैंने इसका नीचे ये लिखा हुआ भी है, ये अगर एक जिस्म इक्विलिब्रियम की दोनों शर्तों को पूरी करे तो वो जिस्म इक्विलिब्रियम में होगा। एक जिस्म अब ये पहली शर्त है, उस वक्त होता है अगर इस पर अमल करने वाली तमाम फोर्स का मजमू ज़ीरो, वही ऊपर है मैंने बताया था, जैसे सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। और दूसरा क्या है, अगर इस पर अमल करने वाला टार्क भी सिफर हो। तो फिर मर्जी है तो यहाँ से कर लें, इसको अंडरलाइन कर लें, इसका स्क्रीन शॉट ले लें, इसको लिख लें, या फिर मर्जी है तो जो मैंने पेज नंबर बताए थे 99 और 101, मर्जी है तो वहाँ से लिख लें। दोनों सूरतों में ठीक है, वो थोड़ा सा डिटेल से है, और ये एग्जैक्ट जवाब जो है बनाएगा। नंबर इससे भी पूरे 2 आ जाएंगे, 3 भी आ सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो वापस चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं कि वो कौन सा है। वापस इक्विलिब्रियम की पहली शर्त की वजाहत कीजिए। अब ये फिर हम वहीं दोबारा पेज नंबर 99 पे आ रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा डिटेल से जो है वो परफॉर्म करना है, तो फिर दोबारा वापस आते हैं। और इस अब की बार मैंने जो कलर है वो चेंज किया हुआ था ताकि आपका मिक्सअप ना हो जाए। अब आपने जनाब ये फुल कुल करना है। अब आप ये वाला और ये वाला मिटा दें, सीधा सीधा बता देंगे जी कि हर वो जिस्म इक्विलिब्रियम की शर्त पूरी करता है अगर इस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट ज़ीरो हो। फ़र्ज़ करें किसी जिस्म पर F1 F2 F3 से लेकर Fn फोर्सेस अमल कर रही हैं, तो इस तरह जो उनका रिजल्ट होगा वो सिग्मा F इक्वल टू ज़ीरो होगा। ये बताने के बाद ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि सिग्मा यूनानी हर्फ है, इसको छोड़ दें। उसके बाद नीचे आ जाएं। इक्विलिब्रियम की पहली शर्त को जिस्म पर अमल करने वाली फोर्सेस के एक्स और वाई कंपोनेंट्स में इस तरह बयान किया जा सकता है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो और सिग्मा एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो। बस ये इसका जवाब होगा। ये दो लाइनें जो मैंने हाईलाइट की हैं, और ये वाला पैराग्राफ यहाँ से लेकर और यहाँ तक। बस लो तो फिर जनाब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जी इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त। लो जी और दूसरी शर्त पूछी गई है, ये भी बुक से ही करते हैं, पेज नंबर 1। अच्छा नहीं, इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त की क्या ज़रूरत है अगर कोई जिस्म इक्विलिब्रियम की पहली शर्त पूरी करता है। वो ये चक्कर है, वो जो मैं बता रहा हूँ किताब वाला, वो पेज वो 101 पे है, क्वेश्चन नंबर 4.9 है, वो बाद में करते हैं। पहले ज़रा किसके साथ मुका कर लें। 4.8 ये कंसेप्चुअल सवाल है। 4.8 का जवाब किताब के अंदर जाने के बजाय मैंने नीचे लिखा हुआ है, तो वहाँ से हम कर लेते हैं। इसका रेडी हो जाए लिखने के लिए, कॉपी के लिए। लो जी, इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त की क्या ज़रूरत है जी? बिल्कुल सर, अगर कोई जिस्म इक्विलिब्रियम की पहली शर्त पर पूरी उतरता है तो जनाब जब दो मसावी और मुखालिफ फोर्सेस किसी जिस्म पर दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर अमल कर रही हों तो जिस्म पर कुल फोर्सेस सिफर होगी। मगर जिस्म इक्विलिब्रियम में नहीं है और पहली शर्त के पूरे होने के बावजूद घूमने पर माइल है, यहाँ इक्विलिब्रियम के लिए दूसरी शर्त का पूरा होना ज़रूरी है। यानी मुकम्मल तौर पर जिस्म को इक्विलिब्रियम होने के लिए इस पर जो नेट फोर्स है वो सिफर भी होनी चाहिए, और जो टॉर्क है वो भी सिफर होना चाहिए। ये ऊपर वाला सवाल देखिए जो मैंने बताया था, सिग्मा एफ एक्स भी ज़ीरो होना चाहिए और सिग्मा टॉर्क भी ज़ीरो होना चाहिए। तो ये जनाब इसका जवाब था, ये वाला, और आप इसको यहाँ से लिख लें। ये हो गया जी। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा जो मैंने शोशा बनाई है रॉन्ग, तो फिर जनाब मैं इसको बिठा देता हूँ, एंड अपोलोजाइज। स्क्रीनशॉट ले ली करें इसको रोक कर, और हम लोग जनाब वापस चलते हैं और अपने अगले जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। दोनों का जवाब जो है वो किताब पर दिया गया है। 4.9 है इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त क्या है, डिटेल बतानी है, पेज नंबर 101 पर। ये लें, पेज 101 पे ये है जी।
इसका सिर्फ इतनी बस जवाब है। इसके मुताबिक कोई भी जिस्म इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त पर उस वक़्त पूरा उतरता है अगर इस पर अमल करने वाला जो रिजल्टेंट टॉर्क है वो भी ज़ीरो हो, यानी सिग्मा टॉर्क या टी लतीनी ज़बान का इक्वल टू ज़ीरो। बस इतनी इसका जवाब था। और अब जनाब एग्जांपल बतानी है, किसी ऐसे मुतहरक जिस्म की एग्जांपल मिसाल दीजिए जो इक्विलिब्रियम में हो, यानी हरकत कर रहा और इक्विलिब्रियम में हो। तो ये पैराशूट वाली बड़ी मशहूर एग्जांपल है, हमारे इस पेज नंबर 100 पे है। ये दो एग्जांपल दे देते हैं। मेज पर जो पड़ी हुई किताब है और जो दीवार पर लटके हुए फ्रेम है वो दोनों रेस्ट की हालत में है, इसलिए वो इक्विलिब्रियम की पहली शर्त को पूरी कर रहे हैं, उन पर कोई फोर्स अमल नहीं न कर रहे। जबकि एक छाता बरदार पैराट्रूपर भी इक्विलिब्रियम की शर्त को पूरी कर रहा है क्योंकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। ये वो टॉर्क वाला हो गया जी, इसलिए वो भी इक्विलिब्रियम की हालत में है। ये दोनों पहली शराइत को पूरी कर रहे हैं। दूसरी की उसने बात नहीं पूछी, ना बताने की ज़रूरत है, तो सिर्फ उसने डेफिनेशन पूछी थी, एग्जाम्पल। तो दोनों सूरत में कोई चीज़ एक जगह पड़ी हुई है, उस पर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही, वो मूव नहीं कर रही, तब भी वो इक्विलिब्रियम की हालत में है। अगर वो मूव कर रही है मगर शर्त यह है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आ रही हो, तो फिर जनाब वो भी इक्विलिब्रियम की हालत में होती है। दोनों एग्जाम्पल इसकी आप करेंगे। लो जी, फिर पहला हिस्सा इसका मुकम्मल हो गया और असल अब शुरू हो रहा है न्यूमेरिकल। आसान न्यूमेरिकल्स हैं, तकरीबन एक जैसे फार्मूले साहब में लगते हैं। तो जनाब न्यूमेरिकल देखते हैं कि कौन कौन से हैं, फिर मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ और आते हैं अगली वीडियो में। तो हमारे सामने जनाब आगे ये तो अभी मैं हम लोग कर चुके हैं न्यूमेरिकल। आगे मश्की सवालात। मश्की सवालात के लिए एक दफ़ा इस टॉपिक को ख़त्म करना होगा, उसके बाद ही मश्की सवालात किए जा सकते हैं। किधर गया जी, किधर गया टॉपिक? लो जी, फिर जनाब इसको मैं बंद कर रहा हूँ। तो फिर अपना ख्याल रखिए और थोड़ी देर बाद मिलते हैं, इसके न्यूमेरिकल भी मुकम्मल करते हैं इंशाल्लाह। फिर चंद दिनों के अंदर अंदर केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 4 है उसके साथ भी बंदोबस्त करते हैं उसको।